नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हमारे पास है डिजाइन फॉर डमीज किताब का पहला अध्याय, जिसका नाम है व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। जी। अब देखिए, डमीज सीरीज की किताबें अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ऊपरी जानकारी देती हैं। हाँ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा। बिल्कुल, पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्राफिक डिजाइन सिर्फ एक कला है या ये एक सोचा समझा बिजनेस भी है। और कोई अगर इसमें आना चाहे तो उसका सफर असल में कैसा दिखता है? चलिए इसी पर बात करते हैं। लेखक की जो पहली ही बात है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। कौन सी? वो कहते हैं कि डिजाइन सिर्फ मतलब सुंदर चित्र बनाना नहीं है। सही। ये असल में संगठन का एक साधन है, चीजों को लोगों से जोड़ने का एक तरीका और रोजमर्रा की जिंदगी की जो जटिलता है उससे निपटने का एक माध्यम। और वो इसे एक सोचने वाले व्यक्ति का खेल भी कहते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ कलाकारी नहीं बल्कि दिमाग का काम है। आप समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विजुअल भाषा बना रहे हैं। यहीं पर मतलब जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ग्राफिक डिजाइन का असली लक्ष्य सुंदरता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से संवाद करना है। लेखक इसी बात पर जोर देते हैं कि जब लोग एक दूसरे से ठीक से संवाद करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और समझ बढ़ती है। जी, तो ये सिर्फ एक बिजनेस टूल नहीं, एक सामाजिक टूल भी है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर डिजाइन को विज्ञापनों और प्रोडक्ट से ही जोड़ते हैं। जी, आमतौर पर वही सोचा जाता है। और इसका असर समाज पर भी पड़ता है। और जैसा आपने कहा, यह है भी हर जगह। अभी हमारे आसपास ही दर्जनों चीजें होंगी जिन्हें किसी ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है, कपड़ों पर लोगो से लेकर हमारे फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम तक। पर हम अच्छे डिजाइन पर ध्यान ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि अच्छा डिजाइन तो अदृश्य होता है, वो बस काम करता है। सही। हमें उसकी कमी तब महसूस होती है जब कोई बुरा डिजाइन सामने आता है। और बुरे डिजाइन का असर तो कभी-कभी विनाशकारी भी हो सकता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है वो फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी में 2000 का बटरफ्लाई बैलेट। ओह हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था। डिजाइन इतना कंफ्यूजिंग था कि कुछ वोटर्स ने गलती से गलत उम्मीदवार को वोट दे दिया। सोचिए जरा। मतलब हम डिजाइन को सिर्फ सजावट की चीज समझते हैं, लेकिन यहाँ तो एक छोटी सी डिजाइन की गलती ने शायद एक चुनाव का नतीजा ही बदल दिया। और यही ग्राफिक डिजाइन की ताकत और उसकी जिम्मेदारी को दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक पोस्टर या वेबसाइट नहीं है, ये जानकारी को इस तरह पेश करने के बारे में है कि लोग उसे आसानी से समझे और सही फैसले लें। चाहे वो फैसला टूथपेस्ट खरीदने का हो या किसे वोट देना है इसका हो। तो अगर ये काम इतना महत्वपूर्ण है तो इसे करने वाला यानी ग्राफिक डिजाइनर वो होता कौन है? लेखक इसे बड़ी मजेदार तरीके से बताते हैं कि एक डिजाइनर को कई टोपियां पहननी पड़ती हैं। अच्छा, जैसे कि? आप एक कलाकार हैं, एक रिस्क टेकर हैं, एक गणितज्ञ हैं, निर्माता, इनोवेटर, टाइपोग्राफर, लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो एक वन पर्सन आर्मी जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और लेखक के नजरिए में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। एक यात्रा। जी, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार बदल रहा है, खासकर आज के दौर में। हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नए एआई टूल्स आ रहे हैं। तो आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें लगातार सीखने, बढ़ने और ढलने की जरूरत होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगे हाँ अब मुझे सब आता है। हर प्रोजेक्ट एक नया अनुभव है। हर प्रोजेक्ट, हर क्लाइंट वो आपको एक बेहतर डिजाइनर बनाता है। ये एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। अगर एक ही इंसान को इतनी सारी भूमिकाएं निभानी है और लगातार सीखते रहना है तो ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है ना? हाँ, शुरुआत में तो लग सकता है। महारत हासिल कर सकता है। शायद इसीलिए लेखक ग्राफिक डिजाइन में विशेषज्ञता के कुछ मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता, तो लोग अक्सर किसी एक क्षेत्र में स्पेशलाइज करते हैं। लेखक ऐसे 6 क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। पहला तो है ब्रांडिंग और लोगो डिजाइन, जहां आप किसी कंपनी की पूरी विजुअल पहचान बनाते हैं। दूसरा है वेब और डिजिटल डिजाइन, मतलब वेबसाइट्स, एप्स वगैरह। ये तो आज बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। तीसरा है प्रिंट डिजाइन, किताबें, मैगजीन, पोस्टर। चौथा है इलस्ट्रेशन और मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह। हाँ। पांचवा है एग्जीबिशन डिजाइन। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, मतलब म्यूजियम या ट्रेड शो का लेआउट भी ग्राफिक डिजाइनर तय करता है। जी, स्पेस को कैसे इस्तेमाल करना है, जानकारी कैसे दिखानी है। और आखिरी है पैकेजिंग डिजाइन। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सभी क्षेत्र
भले ही अलग अलग लगे, हाँ। पर इनकी नींव एक ही है। मतलब इन सभी में डिजाइन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वही इस्तेमाल होते हैं, जैसे रंग, संतुलन, टाइपोग्राफी, कंट्रास्ट। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्षेत्र में अच्छे हैं तो वो हुनर आपको दूसरे क्षेत्रों में भी मदद करेगा। जैसे टाइपोग्राफी के नियम प्रिंट में भी वही हैं और वेब में भी। बिल्कुल, नियम वही रहते हैं, बस माध्यम बदल जाता है। तो अगर ये सारे सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें अनुभव से सीखा जा सकता है, तो फिर एक सवाल आता है, डिग्री वाला सवाल। हाँ, क्या कॉलेज जाकर 4 साल की डिग्री लेना वाकई जरूरी है, या कोई भी ऑनलाइन सीख कर डिजाइनर बन सकता है? लेखक इस पर दोनों तरफ की बात बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक तरफ डिग्री के अपने फायदे हैं। क्या फायदे हैं? आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन के सिद्धांत, उसका इतिहास, सॉफ्टवेयर सब सीखने को मिलता है। प्रोफेसर से फीडबैक मिलता है, नेटवर्किंग के मौके मिलते हैं। और कॉलेज के संसाधन भी। जी, जैसे डिजाइन लैब, महंगे सॉफ्टवेयर, इन सब तक आपकी पहुंच होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में इतना आसान है? मान लीजिए किसी के पास डिग्री नहीं है, तो क्या बड़ी कंपनियां उसका पोर्टफोलियो देखने तक का मौका देंगी, या उसका रेज्यूमे पहले ही खारिज हो जाएगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और शुरुआत में शायद ऐसा हो। कुछ बड़ी पारंपरिक कंपनियां शायद डिग्री को प्राथमिकता दें, लेकिन डिजाइन इंडस्ट्री में खासकर आज आपका काम आपकी डिग्री से ज्यादा बोलता है। पोर्टफोलियो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपका पोर्टफोलियो मजबूत है और ये दिखाता है कि आप समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग डिग्री की कमी को नजरअंदाज कर देंगे। और आजकल तो ऑनलाइन सीखने के इतने साधन हैं। बहुत है, ऑनलाइन कोर्स हैं, ट्यूटोरियल है, और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल अनुभव है। यहाँ पर लेखक का एक व्यक्तिगत अनुभव बहुत प्रेरणा देता है। वो कुकबुक वाला। हाँ, उन्होंने अपने चर्च के खेल के मैदान के लिए पैसे जुटाने में मदद करने के लिए एक कुकबुक डिजाइन की थी। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे कोई अपने हुनर को निखार सकता है और साथ ही दूसरों की मदद भी कर सकता है। ऐसे मौके हमारे आसपास ही होते हैं। बिल्कुल, और वही अनुभव आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाता है। अब करियर के रास्तों की बात करें तो डिग्री के बाद या खुद सीखने के बाद लोग या तो एजेंसी में काम करते हैं या फ्रीलांसिंग। जी, और एजेंसी में काम करने का अनुभव उसके साइज पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा, तो छोटी और बड़ी एजेंसी में काम करना बहुत अलग होता है? हाँ, काफी अलग। छोटी एजेंसियों में माहौल ज्यादा पारिवारिक जैसा होता है। आपको व्यक्तिगत सेवा और लचीलापन मिलता है? जी, लेकिन संसाधन सीमित हो सकते हैं और वहाँ कर्मचारियों को अक्सर कई तरह के काम करने पड़ते हैं। मतलब मल्टीटास्किंग। हाँ, आप क्लाइंट से बात भी कर रहे होंगे, डिजाइन भी बना रहे होंगे और शायद प्रिंट भी निकलवा रहे होंगे। सीखने के लिए तो ये बहुत अच्छा है। बहुत। मध्यम आकार की एजेंसियां एक संतुलन बनाती हैं, लेकिन जब हम बड़ी एजेंसियों की बात करते हैं तो वहाँ संसाधन बहुत होते हैं, बड़े क्लाइंट्स। जी, और विशेष विशेषज्ञता होती है। वे बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने में माहिर होते हैं, लेकिन वहाँ काम करने का तरीका ज्यादा औपचारिक और कम लचीला हो सकता है। और दूसरा रास्ता है फ्रीलांसिंग का, जो आजकल बहुत लोकप्रिय है। लेखक इसके बारे में बहुत रोमांचक बातें बताते हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स चुनने की पूरी आजादी मिलती है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतर हो सकता है। लेखक तो कुछ बहुत ही दिलचस्प अनुभव बताते हैं। एक बार उन्होंने साइबेरिया में एक रूसी वैज्ञानिक के साथ जीन थेरेपी पर काम किया। अरे वाह! और तो और उन्होंने अपनी डिजाइन सेवाओं के बदले हैंग ग्लाइडिंग के सबक और स्कूबा डाइविंग सर्टिफिकेशन भी लिया। क्या बात है! मतलब आपका पोर्टफोलियो आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का टिकट भी दिला सकता है ना? पर इन मजेदार कहानियों के पीछे एक जरूरी सबक भी है। वो क्या? कि आपका हुनर एक बहुत मूल्यवान चीज है, जिसे आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अनुभवों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन रोमांचक कहानियों के साथ साथ फ्रीलांसिंग की कुछ व्यवहारिक सच्चाइयां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी स्वास्थ्य सेवा और रिटायरमेंट की बचत खुद करनी पड़ती है। कोई कंपनी आपके लिए नहीं करती? नहीं। क्लाइंट ढूंढना, बिल भेजना, टैक्स का हिसाब रखना, ये सब भी आपके ही काम का हिस्सा बन जाता है। तो शुरुआत कैसे करें? लेखक एक बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि फ्रीलांसिंग की शुरुआत उन लोगों के साथ छोटे प्रोजेक्ट से करनी चाहिए जिन्हें आप जानते हैं और जिन पर आप भरोसा करते हैं, जैसे दोस्त, परिवार या स्थानीय छोटे व्यवसाय। इससे आपको आत्मविश्वास मिलता है और आप धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और यहाँ एक ऐसी सलाह है जिसे लेखक सबसे जरूरी बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करें।
ये सुनने में थोड़ा डरावना या औपचारिक लग सकता है, पर ये कोई जाल नहीं है। ये सिर्फ ऐसे दस्तावेज हैं जो दोनों पक्षों के लिए उम्मीदों को साफ करते हैं। प्रोजेक्ट का दायरा क्या है, कितने बदलाव शामिल हैं, समय सीमा क्या होगी, पेमेंट कब और कैसे होगा, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। ये आपको और आपके क्लाइंट दोनों को भविष्य की गलतफहमियों से बचाता है। सही। और ये आपको एक शौकिया से एक पेशेवर के रूप में भी स्थापित करता है। ठीक है, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, अपने काम की कीमत तय करना। ये नए डिजाइनरों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता है। लेखक यहाँ 3 मुख्य मॉडल समझाते हैं। पहला तो है घंटे के हिसाब से रेट, आर्ली रेट्स। जी, ये सबसे आम है। तो इसका मतलब मेरा रेट मुंबई में किसी छोटे शहर में काम करने वाले डिजाइनर से अलग होगा? हाँ बिल्कुल। आपका रेट आपके अनुभव, आपके कौशल, आप कहाँ रहते हैं और क्लाइंट के बजट जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा। जैसे एक बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के लिए आपका रेट एक छोटी चैरिटी के लिए आपके रेट से ज्यादा होगा। और ये ठीक भी है, क्योंकि दोनों की भुगतान करने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, ये समझ में आता है। दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल है फ्लैट रेट प्राइसिंग। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है जिनका दायरा मतलब स्कोप साफ तौर पर तय हो, जैसे लोगो या बिजनेस कार्ड। बिल्कुल। यहाँ लेखक एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक लोगो बनाने में आपको 10 घंटे लगते हैं और आपका घंटे का रेट $25 है, तो क्या आप $250 चार्ज करेंगे? गणित के हिसाब से तो हाँ। लेखक कहते हैं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अगर 10 घंटे लगे तो $250 ही हुए ना। यहीं पर सोच बदलनी पड़ती है। एक लोगो का जो मूल्य है वो सिर्फ उसे बनाने में लगे समय से कहीं ज्यादा होता है। वो लोगो उस कंपनी की पहचान बन जाता है। वो सालों तक उनकी वेबसाइट, उनके प्रोडक्ट्स, उनके विज्ञापनों हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब आप सिर्फ 10 घंटे के काम के पैसे नहीं ले रहे, आप उस मूल्य के पैसे ले रहे हैं जो वो लोगो उस कंपनी के लिए पैदा करेगा। सही बात है। वो लोगो अगले 10 साल तक उस कंपनी का चेहरा बना रहेगा, तो उसकी कीमत सिर्फ 10 घंटे के काम से तो कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और तीसरा मॉडल क्या है? तीसरा मॉडल है रिटेनर एग्रीमेंट। इसमें क्लाइंट एक निश्चित समय के लिए, जैसे 1 महीना या 1 साल, आपकी सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए आपको एक एडवांस फीस देता है। इसका क्या फायदा है? ये आपके लिए गारंटी शुदा आय सुनिश्चित करता है और क्लाइंट को ये तसल्ली देता है कि उनके काम को प्राथमिकता दी जाएगी। ये ऐसा है जैसे उनका अपना एक ऑन कॉल डिजाइनर हो। एक और शब्द जो फ्रीलांसिंग में बहुत सुनने को मिलता है वो है स्पेक वर्क। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब है। इसका मतलब क्या है और लेखक इसे लेकर इतनी चेतावनी क्यों देते हैं? स्पेक्यूलेटिव वर्क या स्पेक वर्क का मतलब है ऐसा काम करना जिसके भुगतान की कोई गारंटी न हो। मतलब मुफ्त में काम करना एक तरह से, हाँ। और ये एक ऐसी प्रथा है जिससे लेखक सख्ती से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये शोषण को बढ़ावा देता है और डिजाइनर के समय और कौशल का अनादर करता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे आम उदाहरण है लोगो डिजाइन प्रतियोगिता। मान लीजिए एक कंपनी कहती है हमारे लिए एक लोगो डिजाइन करें, जिसका सबसे अच्छा लगेगा उसे हम 5,000 रुपए देंगे। ठीक है। अब 40 डिजाइनर उसमें हिस्सा लेते हैं और अपना समय और मेहनत लगाकर डिजाइन बनाते हैं। कंपनी सिर्फ एक विजेता चुनती है और उसे भुगतान करती है। और बाकी 39 लोगों को? बाकी 39 डिजाइनरों को उनके समय और मेहनत के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ये तो बहुत ही अनुचित है। बहुत ज्यादा। लेखक इसकी तुलना बहुत ही शक्तिशाली तरीके से करते हैं। वे पूछते हैं क्या आप 40 शेफ से खाना बनाने के लिए कह सकते हैं और सिर्फ उसी को भुगतान कर सकते हैं जिसका खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? बिल्कुल नहीं, है ना? ये एक ही सवाल इस प्रथा की अनुचित प्रकृति को उजागर कर देता है। आपका समय और आपका कौशल मूल्यवान है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और ये सिर्फ उन 39 लोगों के लिए ही बुरा नहीं है, ये पूरे डिजाइन उद्योग के लिए खराब है। कैसे? ये क्लाइंट्स को ये सोचने पर मजबूर करता है कि डिजाइन एक मुफ्त की चीज है जिसे वे आजमा कर देख सकते हैं, जबकि ये एक पेशेवर सेवा है जिसका उचित मूल्य चुकाया जाना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मुझे लगता है सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि ग्राफिक डिजाइन वो सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीजें बनाने के बारे में नहीं है। ये एक शक्तिशाली संचार उपकरण है। जी, ये जटिल जानकारी को सरल बनाने और लोगों को जोड़ने का काम करता है। दूसरी बात, इसमें विशेषज्ञता के कई रास्ते हैं, पर उन सभी की नींव डिजाइन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर ही टिकी है। और करियर बनाने के भी कई तरीके हैं। हाँ, चाहे वो एजेंसी के माध्यम से हो या फ्रीलांसिंग के जरिए, हर रास्ते की अपनी खूबियां और चुनौतियां हैं। और आखिर में
अपने काम का उचित मूल्य समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करने के लिए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। अब जब हमने ये समझ लिया है कि डिजाइन कैसे व्यवस्थित करता है, संवाद करता है और हमें प्रभावित करता है, तो अपने दैनिक जीवन में किसी एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे अब आप एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, कोई साइन बोर्ड हो या किसी उत्पाद की पैकेजिंग हो। जरा सोचिए, क्या वो डिजाइन आपकी मदद कर रहा है या आपके लिए बाधा बन रहा है, और क्यों?